Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2025 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, कल ये मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो कल के जितने भी पेंडिंग करंट अफेयर्स थे और आज के करंट अफेयर्स दोनों को हम लोग कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि आर्टिकल ज़्यादा होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, 20-22 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो लेंथी से कोई बात नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये केवल आपका 7 मई का वीडियो नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये 6 और 7 मई 2025 का वीडियो क्रिएट किया गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपके कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ में हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाता है। अगर आप यहाँ पर एक वर्किंग पर्सन हैं, टाइम आपके पास में कम है, करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यहाँ पर ये रहेगा। आप खुद यहाँ पर वीडियो को पूरा देखें, चेक करें और फिर अपने हिसाब से यहाँ पर इसको खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जुड़े हैं तो मेक श्योर करना है, चैनल पे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर वीडियो मिल जाना आपके लिए लाइफ के अंदर में करंट अफेयर्स को कवर करवाना बहुत ज़्यादा ईजी टास्क बना देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बिना बातें करे शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। ये जो शानदार सा पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। कहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा वो भी मैं आपको सब कुछ जस्ट 1-2 आर्टिकल के बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली खबर दोस्तों हमारे डिस्कशन के अंदर में है, वो है एक प्लेस जो न्यूज़ में है। आपको पता है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट जितनी भी प्लेसेस हैं वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और ये तो भाई अंगोला है। अंगोला को लेकर पहले काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। दूसरी बात, अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे पिछले प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन आप लोग देख लें। तो सवाल यह है, सर अंगोला यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में रहने के पीछे का रीज़न आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हाल ही में जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो रही है, इन्होंने अंगोला के प्रेसिडेंट को मतलब इनवाइट किया है। पूरी तरह से जो इनका विजिट हुआ है, इसको होस्ट किया है, ये आप देख पाएंगे। ज़्यादा कोई ऑफिशियल फ़ोटो नहीं मिला, तो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ से आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कह सकते हैं ये वो अंगोला के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे जिनको वेलकम किया गया है इंडिया के अंदर में। ध्यान रखिएगा। और ये विजिट अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी ये विजिट इसलिए भी हुई है क्योंकि भारत और अंगोला के दोनों के संबंधों को 40 साल पूरे हो चुके हैं। ये 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, दैट इज़ वाई भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो न्यूज़ हो गया। न्यूज़ क्यों रेलिवेंट है ये आपको पता चल चुका है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर, क्योंकि आपको अनुमान लग चुका है भैया ये कंट्री है जिसके साथ में 40 साल पूरे हो रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, तो पॉसिबिलिटी है आने वाले समय पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? पहली पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आपको अंगोला को लेकर इसकी प्लेस पूछी जा सकती है। लोकेशन की जब बात होगी तो याद रखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट यहाँ पर एक देश है अफ्रीका में जिसमें 50 से ज़्यादा कंट्रीज प्रेजेंट है। अंगोला भी एक छोटा सा उसका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने यहाँ पर एक मैप नजर आएगा, ये अफ्रीकन कंट्री का है। स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ वाला पोर्शन आपको ये देखने को मिल जाता है। साउथ में जो कंट्रीज़ हैं, लेट्स से एग्जांपल है आपके पास में साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है। नामीबिया के जस्ट ऊपर आप देख पाओगे तो अंगोला है। अफ्रीका में ज़्यादातर जो देश आपको बीचों बीच में देखने को मिलते हैं, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक मतलब वो देश जिनके पास में समुद्र का यानी सी का कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अंगोला के पास में आप देख पाओगे लकी कंट्री है जिसके पास में एक बड़ा समुद्र का एक्सेस मिलता है, यानी ये अटलांटिक ओशन के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। अंगोला की यहाँ पर एक राजधानी है जिसका नाम है लुआंडा, ये याद में रखिएगा। अंगोला कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है नॉर्थ में। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ में ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको देखने को मिल जाता है। देन इसके ईस्टर्न साइड में है जाम्बिया। देन साउथ में आपको देखने को मिल जाता है नामीबिया। तो ये वो कंट्रीज है जिनके साथ में अंगोला बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देन कैपिटल की बात हो रही है तो लुआंडा यहाँ पर इसकी कैपिटल है। ये जो जगह है ना लुआंडा, बिल्कुल जस्ट आप देख पाओगे समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे है इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा जो ऑयल है वो भी मिल चुका है पहले। तो माना जाता है यहाँ से बहुत सारा जो कच्चा तेल है वो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दुनिया भर में ये एक्सपोर्ट होता है अंगोला से। ठीक है,
तो नेबरिंग कंट्रीज की जब बात हो रही थी तो नेबरिंग कंट्रीज आई होप आप समझ गए हैं। ऊपर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया एंड नामीबिया, यानी देर आर 4 कंट्रीज जो कि यहाँ पे अंगोला के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं। तो मेजर रिवर्स के बारे में जब बात होगी तो याद रखिए दोस्तों, ये अंगोला का जो एक मैप है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको नजर आएंगी, एक है क्वांगो और दूसरी है क्वांजा। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना क्वांगो क्वांजा दोनों के दोनों यहाँ पर अंगोला के अंदर बहने वाली नदियाँ हैं। ये रहा वो अंगोला, ठीक है, ये रहा लुआंदा जिसको हमने देखा था अभी, यहीं पर आप देख पाओगे ये रही वो क्वांजा नदी जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया है पिंक कलर से। और क्वांगो रिवर दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेजर रिवर्स है। वैसे नदियाँ तो आपको बहुत सारी दिख रही होंगी, तो वो सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नदियाँ वो ध्यान रखनी है जो मेजर रिवर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे देश के लिए। तो 2 ही नदी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी हमेशा यहीं से ही पूछा जाएगा। अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भैया सारी नदियाँ पढ़ो, ऐसे तो आप यहाँ पर क्या ही पढ़ोगे, फिर उसका फिर कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट नहीं है। तो टीचर होने का यही फ़ायदा है कि मतलब मैं जब टीचर हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये डिटेल्स आपने पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाने को तो मैं भी सब पढ़ा दूँ, एक एक करके सारी नदियों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ, तो फिर मेरा टीचर होने का फ़ायदा क्या हुआ। समझ रहे हैं। तो मेजर रिवर्स में आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वांगो और क्वांजा ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अंगोला की। दूसरी चीज़, जब भी किसी कंट्री को देखते हो तो वहाँ पे क्या क्या पढ़ते हो आप, उसके रिवर पढ़ते हो, बॉर्डरिंग कंट्रीज को पढ़ते हो, एंड नेक्स्ट चीज़ इज़ वहाँ की हाईएस्ट पीक यानी कि माउंटेन, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंगोला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मोको। ठीक है, कौन सी है, माउंट मोको, याद रखिएगा। माउंट मोको कहाँ पर है, आइए मैप में दिखा देता हूँ। ये विस्तार से यहाँ पर माउंट मोको की जो पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं। टॉलेस्ट माउंटेन है अंगोला के अंदर में, जो हुआम्बो प्रोविंस के अंदर में लोकेटेड है। हुआम्बो प्रोविंस ये आपको दिख रहा है, हुआम्बो लिखा हुआ है, यानी इनका एक स्टेट है जहाँ पर ये पहाड़ियाँ एग्जैक्टली करंट समय पर लोकेटेड हैं। क्लियर। तो आपका आर्टिकल भी क्लियर हो गया, न्यूज़ भी क्लियर हो गया, और जो प्लेस है उसकी हर एक माइन्यूट से लेकर डिटेल्ड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए अगली खबर आते हैं। अगली खबर भी बहुत ज़्यादा काम की है, और इस टॉपिक को आप जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ में लिंक कर पाएंगे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन की जो इटली के पास में है या इटली के अंदर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जो नेपल्स लिखा है, ये इटली का हिस्सा है। नेपल्स के जस्ट साइड में यहाँ पर ये जगह ये आपको दिख रही है, इस जगह को नाम दिया गया है कैंपी फ्लैग्रे। क्या है कैंपी फ्लैग्रे, क्वेश्चन बन जाए ये क्या है कैंपी फ्लैग्रे। तो कैंपी फ्लैग्रे एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा रीजन है जिसको लेकर आज बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हो रही हैं कि इसके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ होती है तो भविष्य में इतना ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा कि क्लाइमेट चेंज में एकदम से बदलाव आ जाएगा, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा या प्रदूषण एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है माउंट वेसुवियस को लेकर, आपने कई बार सुना होगा। तो माउंट वेसुवियस जो है ये कहाँ पर है, ये दोस्तों इटली के अंदर में है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक वॉल्केनो है, लेकिन ये सिंगल वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा जो इस पर्टिकुलर रेंज में प्रेजेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जब कैंपी फ्लैग्रे की बात आती है तो कैंपी फ्लैग्रे कोई सिंगल वॉल्केनो नहीं है, ये पूरा का पूरा रीजन है जिसमें बहुत सारे वॉल्केनोज करंट समय पर प्रेजेंट हैं। तो सर हम इसको अचानक से डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आपने लोकेशन ही सीधा बता दी है। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है। ऐसी एक हलचल 1982 से लेकर 1984 में दिखाई दी थी, फिर 2011 से 2024 के बीच में क्या हो रहा है, कुछ सेस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका आपस में टकराना, थोड़ा सा इस धरती में कंपन वगैरह देखने को मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे का रीज़न ये है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर के अंदर बदलाव हो रहा है। जो प्रेशर के अंदर बदलाव होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर ये ज़मीन थोड़ा सा ऊपर उठना, इसका थोड़ा सा कंपन करना यानी कि कांपना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं, जिस वजह से ये रीजन ही पूरा का पूरा चर्चाओं में। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये पूरा का पूरा रीजन चर्चाओं में एग्जैक्टली क्यों है, जिसको हमने नाम दिया है कैंपी फ्लैग्रे। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट ओवरव्यू पे, यानी कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर में। तथ्य क्या है, तो कैंपी फ्लैग्रे की जब बात होगी तो याद रखिएगा कैंपी फ्लैग्रे एक प्रकार का कोई सिंगल वॉल्केनो नहीं है, ये एक पूरा फील्ड है, इसको नाम दिया गया है फ्लैग्रेन फील्ड। करंट समय पर देखोगे तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो रीजन है,
एक ऐसा रीजन जिसके नीचे भरपूर मात्रा में जो कह सकते हैं फ्लूइड है, मैग्मा है, वो भरा है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इटली के अंदर, नेपल्स के पास में। ये इटली का रीजन है, आप देख पाएंगे नेपल्स है इसके पास में ही ये पर्टिकुलर रीजन आपको नजर आएगा। ठीक है। जितने भी हमारे पुराने वॉल्केनोज हुआ करते थे, जैसे माउंट वेसुवियस की बात हो रही है जो जस्ट यहीं पर बराबर में है, जिसका लोकेशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, तो उससे अलग है काफ़ी, क्योंकि कैंपी फ्लैग्रे मैंने आपको बताया नॉट अ सिंगल वॉल्केनो बट अ वॉल्केनिक सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है वॉल्केनिक सिस्टम जो इस पूरे गड्ढे में के अंदर में फैला हुआ है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा क्रेटर है, गड्ढा है, वहीं पर आपको ये पूरा वॉल्केनिक सिस्टम देखने को मिलेगा। इवन मेंशन ये भी किया जा रहा है, ये जो पूरा कैल्डेरा है, ये गड्ढा लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक की रेंज में फैला हुआ है। इतने डायमीटर में इसका एक्सपेंशन हमको देखने को मिलेगा। ये कैसे बना था? आज से लगभग 39,000 से लेकर 40,000 यानी 40,000 साल पहले एक बहुत भयानक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा गड्ढा बनकर आया। मैसिव इरप्शन की वजह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन मचा। कई बार माना यह भी जाता है ये जो ज्वालामुखी फटा था आज से 40,000 साल पहले, ये इतना ज़्यादा भयंकर था कि इसकी वजह से क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हुए, यानी कि लगातार टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है, मैग्मा निकल रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो नियंदरथल्स थे, ठीक है, नियंदरथल्स यानी कि आज से 40,000 साल पहले पाई जाने वाली यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, इनका डिक्लाइन हुआ, ये भी यहाँ पर धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो एक कारण दोस्तों यहाँ पर ये वाला वॉल्केनिक इरप्शन भी था इनके डिक्लाइन के पीछे का। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना भयानक है यहाँ पर ये पूरा का पूरा रेंज। फिर बात आती है इस पर्टिकुलर रेंज के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो कैंपी फ्लैग्री वाला रीजन है, इसका कुछ हिस्सा तो ज़मीन पर है और कुछ हिस्सा यहाँ पे समुद्र में है। ये जो समुद्र आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है ट्रेनियन सी। ठीक है, ये क्या है? ट्रेनियन सी। याद रखिएगा, ये इटली की कैपिटल आपको रोम नज़र आएगा। ठीक है, ये रहा नेपल्स, इसके बराबर में ही वो रेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे, इस रेंज को यहाँ पे गोल करेंगे तो ये कहलाएगा पूरा कैंपी फ्लैग्रे। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा, 1/3 हिस्सा इस ट्रेनियन सी के नीचे प्रेजेंट है, समुद्र के नीचे भी देखने को मिलता है। तो एक लार्ज एक्टिव वॉल्केनिक सिस्टम है पूरे यूरोप के अंदर में, जो माउंट वेसुवियस से भी ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा एक्टिव है, ये हमको देखने को मिला है। कई बार यहाँ पे कैंपी फ्लैग्रे को सुपर वॉल्केनो भी कह दिया जाता है, यानी सुपर वोल्केनो वो होते हैं जिनसे आने वाले फ्यूचर के अंदर में बड़ी परेशानी का एक बहुत बड़ा शंका हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैंपी फ्लैग्रे है, ये सुपर वोल्केनो है, इसका मतलब ये फ्यूचर लार्ज स्केल इरप्शन क्रिएट कर सकता है। भविष्य में यहाँ पर भी इतनी भयंकर लेवल पर विस्फोट हो सकते हैं जिससे दुनिया भर को इसका भुगतान भरना पड़ सकता है, या क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम या क्लाइमेट के अंदर में लगातार कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो पहला टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का, दूसरा टॉपिक आपका ज्योग्राफी का, तीसरा टॉपिक यहाँ पर आ रहा है दोस्तों ये साइंस एंड टेक का। तो जिस भी पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी वो सब कवर करता हूँ मैं। आगे आते हैं। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये जो पीडीएफ देखा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल शानदार सा पीडीएफ आपको दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, जो आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मॉर्निंग में हमारा लेक्चर अपलोड होता है न्यूज़ एनालिसिस का, उसका पीडीएफ भी, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स का जितना भी डेटा है, जितना भी पीडीएफ है, ये एक ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसे पीडीएफ के साथ में चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे ही डिजिटली पढ़ सकते हैं। आपका कंटेंट एक जगह पर सेव है, सालों साल का कंटेंट एक जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है आज ज्वाइन करेंगे आज से पीडीएफ मिलेगा, आज ज्वाइन भी करते हैं पुराने सारे पीडीएफ आपके हाथ में आ जाएंगे। इवन 2025 में, मतलब आप सोच रहे हैं जनवरी से मुझे सारे पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, वो डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा, और चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये होने वाला है। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है माइक्रो ग्रेविटी के बारे में। ये माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है आइए मैं आपको बताता हूँ।
ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों आई, खबरों में इसलिए है क्योंकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, स्पेशली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईएसटी के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक 3D मॉडल तैयार किया। उस मॉडल के अंदर वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो माइक्रो ग्रेविटी है, हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हमें यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी फेस करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम होना, क्योंकि यहाँ पे पूरी जीरो ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है, ग्रेविटी कम होना इज नोन एज माइक्रो ग्रेविटी। तो जब माइक्रो ग्रेविटी में एक इंसान लगातार काफ़ी समय तक रहता है तो उसके बॉडी के टेम्परेचर के अंदर बदलाव आता है। उसके उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड्स हैं उसके मूवमेंट में बदलाव आता है। अगर वो माइक्रो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहेगा तो एक 3D मॉडल के माध्यम से ये कुछ डिटेल स्ट्रक्चर हमारे सामने शेयर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो ग्रेविटी को लेकर एक स्टडी आई है जिसमें बोला जा रहा है कि जब अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रोनॉट जाता है माइक्रो ग्रेविटी को फेस करता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी क्या है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी कि जैसे पृथ्वी पे प्रेजेंट है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, वो हमको पृथ्वी से जोड़ के रखा हुआ है। और ये ग्रेविटी ना होती तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैर रही होती, जैसे स्पेस में है ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इसके इफेक्ट क्या होता है, एक इंसान ऊपर गया है, अंतरिक्ष में गया है, लंबे समय तक उसने स्पेस स्टेशन में बिताया है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे उसका जो मसल लॉस है वो देखने को मिलता है। मांसपेशियों के अंदर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। उसके अलावा उसकी जो हड्डियां हैं उसकी डेंसिटी वो कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम यहाँ पे खराब होना शुरू होता है। मेंटल हेल्थ देखोगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम से यहाँ पर उस एस्ट्रोनॉट को गुजरना पड़ता है। तो माइक्रो ग्रेविटी के ये सारे समस्याएं हो सकते हैं जो आज के समय पर एक व्यक्ति, एक एस्ट्रोनॉट स्पेशली वो फेस कर सकता है। तो माइक्रोग्रेविटी क्या है, माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम वेटलेसनेस जैसी प्रॉब्लम को या वेटलेसनेस जैसी चीज़ को फेस करते हैं, जहां पे सब कुछ हल्का लग रहा है। स्पेस के अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे जब हमारे पृथ्वी के आसपास, ध्यान रखना, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के आसपास जब ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो उस ऑर्बिट के दौरान ये जो यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी है उसको फील किया जाता है। ऐसा नहीं है ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म है, ग्रेविटी प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन यह है, इस माइक्रोग्रेविटी का एक इंसान के बॉडी के ऊपर में इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां, ब्लड सर्कुलेशन, उसका मेटाबॉलिज्म एंड साथ ही साथ में थर्मो रेगुलेशन। ऊपर की 3 बातों को लेकर तो पहले से हमारे पास में जानकारियां थी कि हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आता है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, हड्डियां, मांसपेशियां में गिरावट आती है। लेकिन जो आपका चौथा चीज़ है वो है थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है दोस्तों, ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, बॉडी के अंदर में एक कोर टेम्परेचर को, एक स्टेबल कोर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्योंकि बॉडी का अगर कोर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगा तो इससे बॉडी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो माइक्रो ग्रेविटी की वजह से ये प्रोसेस पूरी तरह से बदल जाता है। एक इंसान जब लंबे समय पर स्पेस मिशन के लिए जाता है तो उसके बॉडी के टेम्परेचर या जिसको बोलते हैं हम थर्मो रेगुलेशन, ये पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। जैसे स्पेस में ज़्यादा लंबे समय तक है तो उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लगते हैं। ठीक है, उसका जो सर है, पेट है, जो कोर रीजन्स है वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है स्पेस में ही, ठीक है, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उसका बॉडी टेम्परेचर जब वो पृथ्वी पे होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है स्पेस के अंदर में। तो कोर बॉडी टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस जा सकता है 2.5 मंथ्स में, 2.5 महीनों के अंदर। इवन एक्सरसाइज रेगुलरली चल रही है तो ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जा सकता है बॉडी के अंदर, जो एकदम डेंजरस है एक इंसानी बॉडी के लिए, इंसानी शरीर के लिए। समझ रहे हैं? तो ये में भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है माइक्रोग्रेविटी की वजह से। ठीक, बस और कुछ यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी रेलिवेंट है। एक इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपने IIT, IIM इनके बारे में सुना होगा। इसी प्रकार का नया इंस्टीट्यूट दोस्तों स्पेशली क्रिएटिव लोगों के लिए या क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए ओपन किया गया है, जिसका नाम है IICT, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। रिसेंटली आपको पता है जो वेव्स का समिट है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये समिट रिसेंटली यहाँ पर मुंबई के अंदर में होता है, आप सभी को पता होगा, जहाँ पर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने की बात की गई, एनिमेशन इंडस्ट्री, ये सबको प्रमोट करने की बात की गई।
ठीक है। अब होता यहाँ पर दोस्तों यह है, इसी समिट के दौरान एक नई इंस्टीट्यूट की यहाँ पर आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट हो चुका है। भारत सरकार ये कह रही है कि हम लोग एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को मुंबई के अंदर में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट सरकार की साइड से कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जैसे आईआईटीज़ हैं या आईआईएम हैं, ठीक है, अब वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्रिएटिव लोगों के लिए है, जिनके पास में यहाँ पर क्रिएटिव नॉलेज है, जो इस क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये आईआईसीटीज़ को ओपन किया गया है। जो पहला इंस्टीट्यूट आने वाला है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, जहाँ पर एक इंसान एनिमेशन सीखेगा, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर उसको जानने को मिलेगी। ठीक है, ये सब वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड होगा। इसको तैयार किया जा रहा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुंबई के अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद में इसका विजन की बात करेंगे दोस्तों, तो विजन यही है, जितनी भी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को लेकर एजुकेशन है उसको ग्रो किया जाए। जो टैलेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आज यहाँ पर उस टैलेंट को नहीं देखा जा रहा है। जो भी लोग एनिमेशन में बहुत अच्छे हैं, स्टूडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं, एडिटिंग, स्मार्ट क्लासरूम्स, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करने के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है इसका एक परमानेंट कैंपस भी बनाया जाएगा। जो परमानेंट कैंपस होगा वो डेवलप करने वाले हैं हम लोग 10 एकड़ की ज़मीन पर। कहाँ पर? एक फिल्म सिटी है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के चित्रानगरी। ठीक है, फिल्म सिटी कहाँ पर है? गोरेगांव, मुंबई के अंदर में। तो यहीं पर इसका परमानेंट कैंपस आएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन बन जाए ये कौन सी चीज़ से लिंक्ड है, तो यह वो क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ में लिंक करता है। एक और न्यूज़ आर्टिकल है जो हमारे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली अब्दाली मिसाइल चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न यह है क्योंकि पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है, क्योंकि अभी आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं 22 अप्रैल पहलगाम अटैक की वजह से। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम करता है सैटरडे में कि इन्होंने सक्सेसफुल ट्रेनिंग ये कर ली है कि वो अब्दाली वेपन सिस्टम को आराम से लॉन्च कर सकते हैं। अब्दाली वेपन सिस्टम पाकिस्तान का यहाँ पे कह सकते हैं एक मिसाइल है, ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब्दाली सिस्टम को लेकर क्वेश्चन बन जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अब्दाली जो है शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल, मतलब इसको एक ट्रक के ऊपर में माउंट किया गया है, इधर से उधर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली यहाँ पर जो सरफेस से इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस से एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर में और वापस से जाकर अटैक करेगा अपने टारगेट को। तो उसका जो बेसिकली पाथ होता है वो इस तरीके से देखने को मिलता है बैलिस्टिक मिसाइल का। और इस अब्दाली मिसाइल को किसने डेवलप किया है? पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जो भी यहाँ पर इनकी कमीशन है, उनने इसको डेवलप किया है। इनका कहना यह है कि इनके अब्दाली मिसाइल का जो लेटेस्ट क्लेम है, जो लेटेस्ट टेस्टिंग हुई है, क्योंकि पहले वाले जो क्लेम्स है वो तो ये बोला जा रहा था कि इस मिसाइल की जो केवल रेंज है वो केवल 180 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम रेंज बढ़ चुकी है, 450 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ये अपनी टारगेट को हिट कर सकते हैं अपनी इसी अब्दाली मिसाइल से, जिसको ट्रक के ऊपर में माउंट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया है कि इसको हम लॉन्च कर सकते हैं एक रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के साथ में। कहीं पर भी डिप्लॉय करना हो आराम से किया जा सकता है। एक सिंगल पेलोड को यहाँ पर ये कैरी करता है, जिसका वजन 250 से 500 किलोग्राम के आसपास होता है। इसके अंदर में हाई एक्सप्लोसिव दूसरे और भी वॉर हेड्स वगैरह होते हैं, जिससे विस्फोटक धमाका कह सकते हैं किया जाता है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का यूज़ किया है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्टोरेज पे आधार पे आपको देखने को मिलेगा इस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है। अब्दाली सिस्टम पाकिस्तान लंबे समय से, इवन साल 2005 से ही इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी यहाँ पर थोड़ी टेस्टिंग वगैरह की होगी, तो बेसिकली यहाँ पर उस वजह से ये चर्चाओं में है। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक मंदिर चर्चाओं में है दोस्तों, इसका नाम है लायराई देवी टेम्पल। ये टेम्पल गोवा के अंदर में है। तो आप कहोगे कहीं गोवा वाला वो वाला केस तो नहीं जो अभी रिसेंटली स्टाम्पीड वाला केस आया था? जी बिल्कुल वही केस। गोवा के अंदर एक मंदिर में रिसेंटली भगदड़ मची। उस भगदड़ के अंदर में 6 लोगों की जान गई, 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वो मंदिर कौन सा है? वो है यहाँ पर लायराई देवी टेम्पल, जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है एग्जैक्टली? गोवा के अंदर, स्पेशली नॉर्थ गोवा वाले रेंज में एक गांव है शिरगांव गांव, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये समय था क्योंकि इस टेम्पल के अंदर में एक यात्रा निकलती है, लाराई यात्रा। उसके अंदर में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये वो मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली भगदड़ मचने की वजह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों लाराई देवी टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपके साथ में 1-2 फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। जैसे जब बात करते हैं लाराई देवी टेम्पल के बारे में,
तो ये टेम्पल कहाँ पर है, आपको लोकेशन पता चल चुका है, नॉर्थ गोवा। ये मंदिर किसको डेडिकेट किया गया है, नाम से पता चला है लराई देवी को डेडिकेट किया गया है, यानी कि जो गॉडेस लराई हैं, माना जाता है गॉडेस लराई माता पार्वती का यहाँ पर एक अवतार है। ठीक है, तो इन्हीं को डेडिकेट किया गया है ये पूरा मंदिर, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है उनका बहुत विश्वास है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अपने अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है ना, अपने भगवान के प्रति, अपने गॉड के प्रति। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है इस मंदिर का। बात आती है इसके आर्किटेक्चर की, तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर पुराने ज़माने में जैसे गोवा के अंदर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हुआ करते थे, उसी डिज़ाइन के आधार पर तैयार किया गया है। इस मंदिर को देखोगे तो बहुत सारी नक्काशियाँ, घनी घनी कार्विंग्स यहाँ पर की गई हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा शानदार से कलर भी यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। ये जो टेम्पल है ये रिलीजियस हार्मनी का भी सिंबल है, रिलीजियस हार्मनी, क्योंकि दो अलग अलग धर्मों को जोड़ता है ये मंदिर। वो कौन सा धर्म है, वो यहाँ पर हिंदूज भी हैं दोस्तों, कैथोलिक यानी क्रिश्चियंस भी हैं। तो इस मंदिर के आसपास के जो लोकल हैं, लोकल हिंदूज और कैथोलिक्स जो क्रिश्चियंस हैं, वो यहाँ पर मानते हैं कि लराई देवी और जो मैरी ऑफ मपूसा हैं सिस्टर, ये दोनों बहनें हैं, ऐसा यहाँ पर मानना है। क्रिश्चियन यहाँ पर मानते हैं मैरी ऑफ मपूसा और हिंदूज मानते हैं लहराई देवी। ठीक है, अब ये दोनों को मान रहे हैं, तो ये दोनों की साइड से मानना होता है कि यहाँ पर ये सिस्टर हैं, जो दिखाता है क्या किस तरीके से ये एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या बात होती है दोस्तों, लराई देवी यात्रा की बात होती है। एक बहुत बड़ी यात्रा, मतलब साल में इस तरीके की यात्रा कंडक्ट की जाती, बहुत बड़ा इवेंट होता है यहाँ पर, जहाँ पे लाखों के लोग में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इवन यहीं पर आप कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट और भी परफॉर्म किया जाता है, उस इवेंट को कहते हैं अग्नि दिव्या। अग्नि दिव्या मतलब क्या होता है, फायर वॉकिंग रिचुअल। यहाँ पर एक रिचुअल है, ठीक है, कुछ लोग आग पे चलते हैं। ठीक है, और ये जो लोग यहाँ पर चलते हैं, जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर चलते हैं, उनको नाम दिया जाता है धोन्स। ठीक है, अब वो चलते हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। और इसमें यह भी विश्वास है, यहाँ पे लोगों का मानना है, माना जाता है कि जो भी डिवोटी चलता है ना, लराई देवी का नाम लेता है, नाम जप करेगा, चलता रहेगा, और चलते चलते यहाँ पर माना जाता है कि जो सही रास्ते पर है, जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, स्पेशली यहाँ पर उसको कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? तो ये जो इवेंट होता है, इस इवेंट में हजारों की कगार में यहाँ पर जितने भी डिवोटीज हैं, श्रद्धालु हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गोवा, इवन महाराष्ट्र या कर्नाटका से भी लोग आते हैं इस पूरे इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो टेम्पल के बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आगे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बड़ी देर से इकोनॉमी का कोई आर्टिकल नहीं आया था, नाउ फाइनली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी का आर्टिकल आ चुका है। एक टर्म रिसेंटली चर्चाओं में है विच इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेनिंग बोल दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है एग्जैक्टली, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्ड है, ये टर्म जो है, ये हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। तो मामला क्या है, पहले हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों, रीज़न क्या है। रीज़न यह है क्योंकि जो हमारा सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करना। ठीक है, स्टॉक मार्केट के ऊपर में कोई बैठा है, जैसे सभी बैंकों के ऊपर एक सेंट्रल बैंक बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी बैठा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये किसको रेगुलेट कर रहा है, स्टॉक मार्केट को। भाई यहाँ पर आप करते हैं ना सेंसेक्स, है ना, निफ्टी 50 जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं, तो वो सब कंपनीज को रेगुलेट करने का काम है। अब आगे आते हैं, तो सेबी ने यहाँ पर रिसेंटली क्या बोला है, सेबी ने यहाँ पर एक केस देखा है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी के कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स के ऊपर में इल्ज़ाम लगता है कि उन सब ने मिलकर ये इनसाइडर ट्रेडिंग की है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों सेबी के अकॉर्डिंग अपराध है, अपराध। इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पर एक क्राइम है, ये नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि सर स्टॉक मार्केट के अंदर में ये इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड होता क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है इनसाइडर, यानी अंदर की कुछ बात चल रही है। होता क्या एक्चुअली में, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ शानदार सा, जो आपको क्लैरिटी देगा। इनसाइडर यहाँ पे एक कंपनी है, मान लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर में अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। आप उन कंपनी का एनालिसिस करके क्या करते हैं, उन कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे शेयर परचेज करने चाहिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये मार्केट आगे जाकर ये कंपनी या इस टाइप का मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा, इस कंपनी के शेयर परचेज करने चाहिए, आप शेयर परचेज करते हैं। आपको लग रहा है शेयर डाउन जाएगा, आगे जाके कंपनियां ठप होने वाली हैं, बेकार होने वाली हैं, बंद हो जाएगा ये, तो आप यहाँ पे बेच देते हैं। उस तरीके से यहाँ पे मामला चलता है। अब क्या हुआ, यहीं पर एक केस आता है इनसाइडर का। इनसाइडर मतलब कंपनी के अंदर वाले व्यक्ति की बात हो रही है। इनसाइडर एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास में कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी हो। कोई कंपनी है जिसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया है, उस कंपनी की अंदरूनी कोई जानकारी है,
वो जानकारी अभी पब्लिक में नहीं आई है और उस जानकारी से उस कंपनी के शेयर पे बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वो जानकारी कंपनी के अंदर बैठे केवल एक व्यक्ति को या किसी इनसाइडर व्यक्ति को पता है, उसको इनसाइडर का नाम दिया गया है। और उस इनसाइडर ने उसी यहाँ पर जानकारी से बहुत सारा पैसा कमा लिया। उसको पता है कि यहाँ कंपनी में ये चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है, खुफिया इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो बाहर पब्लिक को किसी को नहीं पता, उन पब्लिक से पहले उस इनसाइडर को पता चल चुका है, तो वो उसका फायदा उठा रहा है। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मींस क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है बाइंग और सेलिंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज स्टॉक। यानी एक कंपनी जो पब्लिक में स्टॉक में ऑब्वियसली बात है लिस्टेड है, आप सबके पास में एक्सेस है, चाहो तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में एक इनसाइडर जो अंदर का व्यक्ति है, वो यहाँ पे कंपनी का ही व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा है और बेच रहा है, केवल एक ऐसी इंफॉर्मेशन के आधार पे जो नॉन पब्लिक है, जो बाकी लोगों को नहीं पता है, और उस इंफॉर्मेशन से शेयर पे असर पड़ेगा तो वो मैसिव लेवल पर पैसा कमा सकता है या पैसा गंवाने से बचा सकता है। तो जो ये मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना, ये अनडिस्क्लोज डिटेल है दोस्तों, ये पता होनी चाहिए थी। इससे इन्वेस्टर का डिसीजन बदलता। मार्केट में इंफॉर्मेशन होती तो इन्वेस्टर भी यहाँ पर वैसा ही करते जैसा इनसाइडर ट्रेडर ने किया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं थी, उसके पास थी, उसी से ही यहाँ पर उसने फ़ायदा उठा लिया। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग करना। और दोस्तों इसको लेकर भारत में अलग अलग लॉज हैं, ध्यान में रखिएगा। इंडिया के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग को गवर्न करने का काम सेबी करता है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सेबी क्या बोलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग अपराध है। और ये कैसे अपराध है दोस्तों, ध्यान में रखिए। सेबी ने यह बोला है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसको लेकर हमारे पास में नियम है। साल 2015 में प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन पर्पस है कि भाई जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका गलत उपयोग ना होना, उसको रोकना। जब ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में तो सभी के पास में इक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो फेयर ट्रेडिंग को प्रमोट करना। जो इन्वेस्टर हैं, भरोसा उठ जाएगा इन्वेस्टर का, भाई कंपनी के अंदर के लोग यहाँ पर अमाउंट बना रहे हैं, उनको पता है, हमको नहीं बताए, ये प्रॉब्लम है। फिर बात आती है प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो इसको रोकने के लिए सेबी ने यहाँ पर यह बोला है, जो भी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को अगर कहीं से भी परफॉर्म करती है तो यहाँ पे सेबी के पास में वो ताकत है कि उस कंपनी के ऊपर में भर भर के जुर्माना यानी फाइन को इम्पोज किया जाएगा, या उस व्यक्ति जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है उसको बैन कर दिया जाएगा स्टॉक मार्केट से, या वो कंपनी को ही बैन कर दिया जाएगा अगर वो कंपनी बार बार मतलब एक दोषी साबित होती है इस प्रकार के इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में। तो कैपिटल मार्केट से ही उस कंपनी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा काम किसके हाथ में है? सेबी के हाथ में। इसलिए बोला सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आपकी बॉडी है दोस्तों, ऐसी बॉडीज़ को लेकर कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये बॉडी है ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ज़रा ध्यान से इसके बारे में पढ़ना सुनना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसको लेकर कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में पूछ लिए जाएं। चलिए मैं आपको बताता हूं हाल ही में चर्चाओं में क्यों आया है। चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न है क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने सक्सेसफुली 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ को बना लिया है। 2 ऐसी चावल की प्रजातियां दोस्तों यहाँ पर बनाई गई हैं, वैरायटीज़ बनाई गई हैं, जिनके जेनेटिक्स के अंदर में कुछ बदलाव किया गया था, चेंजेस करे गए थे, जिसके आधार पे ये नए प्रकार की चावल की कुछ नई वैरायटी हमारे पास में आई हैं। कौन सी 2 वैरायटीज़ हैं, उन 2 वैरायटीज़ के नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अब ये सक्सेसफुली किसने डेवलप किया है? इसी ICAR ने डेवलप किया है। तो इस ICAR के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 ये है, इस बॉडी को 1929 में बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से। ठीक है, वो एक्ट कौन सा है? वो है सोसाइटीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1860। इसके अंदर में पहले इसको रजिस्टर किया गया। और ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको पहले हम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते थे। आज ये बॉडी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बात करती है या एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च को बढ़ाने की बात करती है, दैट इज वाई इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में कवर किया गया है। इसका मेन काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, ये मेन पर्पस है ICAR का।
तो ICAR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस डिसीजंस ये खुद से लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मंत्रालय के अंदर में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों से जब मंत्रालय पूछ जाएगा तो आप कहेंगे ICAR मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ICAR कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, देन डिपार्टमेंट का नाम है डेयर, ठीक है, DARE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, इसको बनाया गया था, पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते थे, बाद में इसको तैयार किया गया और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में इसको रजिस्टर किया गया। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में प्रेजेंट है। फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक है, जो भी हमारा रिसर्च वगैरह उसको प्रमोट करना। तो हाल ही में इन्होंने 2 नई राइस की वैरायटीज़ को डेवलप किया है, जिस वजह से चर्चाओं में है। और वो 2 वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, नाम ध्यान में रखना। वो वैरायटीज़ जीनोम एडिटेड वैरायटीज़ हैं, यानी कि उनके जेनेटिक्स के अंदर में, उनके जीन के अंदर में कुछ चेंजेस करे गए, बदलाव करे गए, ताकि ऐसी फसल को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक वैरायटी है जिसका नाम है DRR धान 100 कमला, दूसरा है यहाँ पर पूसा DST राइस 1। ये 2 इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं। क्यों डेवलप की गई हैं? ताकि यहाँ पर इसको ऐसा बना दिया जाए, इसके कुछ जीन में ऐसा बदलाव करा जाए ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, जब हम इसको लगाएं तो बहुत सारा यहाँ पर ये फसल हमको मिले, ये प्रदूषण कम करे, उसके साथ साथ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इस पे ना पड़े, पानी नहीं मिल पा रहा है उस जगह पर भी सूखे में ये ग्रो कर सके, क्योंकि उसके जेनेटिक्स में चेंजेस करेगा। इसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग करना। तो इस तरीके के यहाँ पर 2 क्रॉप्स को रिसेंटली डेवलप किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगले न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है ऑपरेशन कगार के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऑपरेशंस को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर बनता रहता है, चाहे एग्जाम्पल ऑपरेशन गंगा के ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑपरेशन कगार हाल ही में चर्चाओं में आया है। चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जोर दिया है कि हमारे पास में एक नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए रिगार्डिंग ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार को लेकर डिबेट होनी चाहिए, ये उनका कहना है। अब जैसे ये फोटो लगा हुआ है, तो इस फोटो से आप ज़्यादातर समझ गए होंगे ऑपरेशन कगार का मेन पर्पज़ है टू काउंटर नक्सलिज्म। जो नक्सलिज्म है, माओइज्म है ना, नक्सलवाद जिसको आप कहते हैं, ये खत्म करना इसका मेन पर्पज़ है। किसका? ऑपरेशन कगार का। तो क्वेश्चन बन जाए ऑपरेशन कगार किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसका मेन पर्पज़ है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाना, स्पेशली यहाँ पर जितने भी माओइस्ट हैं, नक्सलवाद हैं, इनको ख़त्म करना। और खासकर कौन से रीजन में? रेड कॉरिडोर वाले रीजन में। तो रेड कॉरिडोर वाला रीजन कौन सा है? यही छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड वाला रीजन आपका रेड कॉरिडोर वाला है। यानी इन रीजन्स में आज भी नक्सलवाद बड़े लेवल पर है, जहां पर वो हमारी आर्मी के साथ में जब बहुत लड़ाई हो जाती है तो हमारे आर्मियों पे भी गोली चलाते हैं, हमारे आर्मी इनसे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, आर्मी के पर्सनल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, अब बात यहाँ पर यह है कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कगार, इसके अंदर में हम 1 लाख पैरामिलिट्री ट्रूप्स को तैनात कर रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे नक्सलवादी आज भी प्रेजेंट हैं। पैरामिलिट्री ट्रूप की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कोबरा बटालियन, जो रिसोर्स रिजोल्यूट एक्शन है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हो गए, स्टेट पुलिस फोर्स हो गए, इन सबको यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब पैरामिलिट्री ट्रूप्स के साथ साथ ये बाकी और भी दूसरे डिपार्टमेंट से लोग होने वाले हैं। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को तैनात किया जाएगा, उनको बढ़िया ट्रेनिंग दी जाएगी, बढ़िया इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर ड्रोन्स होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेज वगैरह दिए जाएगा, ताकि रियल टाइम मॉनिटर कर सकें और चुन चुनकर इन नक्सलवादियों को यहाँ पर ख़त्म कर सकें, मार सकें। ये नक्सलवादी आज के समय पर हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? अब सुनिए आगे की बात। आगे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि भाई इस ऑपरेशन कगार का मेन कोर गोल क्या है? मेन कोर गोल है मॉइस्ट, वही जो नक्सलवाद हैं, इनके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना। स्पेशली मार्च 2026 तक टारगेट रखा है कि हम इन मॉइस्ट को, इन नक्सलवादियों को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ को तैयार कर रखा है। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज़ आप देख पाओगे, हमने कुछ यहाँ पर ऑपरेटिंग बेस तैयार कर रखे हैं। हम अपने पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से, मतलब आप कह सकते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उनको, और साथ ही साथ में इसमें सरेंडर की पॉलिसी को भी इंक्लूड किया गया है। यानी नक्सलवादी अगर पकड़ा जाता है तो उसको सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने का चांस दिया जाएगा अगर वो यहाँ पे अपने हथियार त्याग देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हज़ारों नक्सलवादियों ने अपने हथियार त्याग दिए हैं और वो सही काम में लग गए। ठीक है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का फ़र्क है। उस आइडियोलॉजी में लोगों को कन्वर्ट कर लिया जाता है, ये नक्सलवादियों के माध्यम से किया जाता है, कॉमन लोगों को अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर लेना।
ठीक है। अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर पॉलिसी भी करंट समय पर हमारे पास में प्रेजेंट है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर मेंशन करता है एक इंपॉर्टेंट टर्टल के बारे में। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। हमने आज के थंबनेल में इसी टर्टल के बारे में मेंशन कर रखा है। इस टर्टल का नाम है रेड क्राउन रूफ टर्टल। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिर है ऊपर हल्का सा रेड कलर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अपने आप में अभी तक की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। याद रखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर, यानी कि जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि हर एक प्रकार के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की कंजर्वेशन, इनके संरक्षण यानी इनको बचाने की बात कर जा रही है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। अचीवमेंट क्या हासिल किया? क्योंकि पहली बार पिछले 30 सालों के अंदर यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम ये जो यहाँ पर रेड क्राउन रूफ टर्टल है ये वापस आ चुका है। कहाँ पर? गंगा नदी के अंदर। पहले गंगा नदी में टर्टल हुआ करता था, ये 30 साल बाद यहाँ पर दिखाई दिया है। यानी बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन की गई है, जिस वजह से यहाँ पर ये वापस से आया, ऐसा मेंशन किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी छोड़ो, यहाँ पर न्यूज़ वगैरह हमारे काम की नहीं है, हमें अभी एग्जाम निकालना है। तो हमारा मेन पर्पज़ है रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को पढ़ के जाना, जो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो रेड क्राउन रूफ टर्टल की जब बात होती है तो हम इसको बंगाल रूफ टर्टल का नाम भी कहते हैं, और ये स्पीशी को साफ पानी में रहना पसंद है। ज़्यादातर साउथ एशिया के अंदर में पाई जाती है। अब जब मैं कहता हूं साउथ एशिया में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझना, केवल एक देश यानी केवल भारत में ही इसका प्रेजेंस नहीं है। ये रेड क्राउन रूफ टर्टल आज भारत, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा बस इतना यहाँ पर याद रखना, क्योंकि गंगा रिवर का बेसिन आप देखोगे तो गंगा रिवर यहाँ पर वैली भी इंडिया बांग्लादेश दोनों रीजन में यहीं पर यह स्पीशी देखने को मिलती है। हाँ, एक बात जो ध्यान में रखनी है कि आज इंडिया के अंदर में, आज के समय पर भारत के अंदर एक सेंचुरी है जिसको बोलते हैं नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। ये इकलौता एरिया है जहां पर आपको रेड क्राउन रूफ टर्टल की कुछ स्पीशी देखने को मिल जाती है। ये स्पीशी ऐसी दिखाई पड़ती है जैसा इसका सामने फोटो है ना। लेंथ अच्छी खासी है, कई बार 25-25 किलोग्राम के ये टर्टल होते हैं, कछुए होते हैं। इनमें जो मेल वाले वर्जन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, फीमेल्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा रेडिश ऑरेंज कलर यहाँ पर इनके सर पे देखने को मिलेगा, इसलिए रेड क्राउन्ड टर्टल यहाँ पर रख दिया गया। इनके सर पे रेड कलर है। उसके अलावा ऊपर का हिस्सा देखोगे तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आपको नजर आएगा, येलोइश कलर के पैटर्न्स भी यहाँ पे नजर आते हैं। ये जो स्पीशी है इसका सर जो है ना बाकी दूसरे कछुओं के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, और ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये पेड़ पौधे तो खाता है, पेड़ पौधे के साथ साथ दूसरे प्रकार के छोटे मोटे कीड़े भी खाने का काम करता है, यानी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को ये कंज्यूम करता है। इसकी डाइट ही ये है। फिर लास्ट में बात आती है दोस्तों इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंजर्वेशन स्टेटस का जब डिस्कशन होता है दोस्तों तो याद रखिएगा IUCN के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कवर किया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरे में है, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन नहीं देते हैं दोस्तों तो आने वाले समय पर यह प्रजाति पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। वैसे यहाँ पर 30 साल बाद गंगा में दिखाई दी है, जिस वजह से इतनी सारी खबरें पब्लिश हो रही हैं कि हमें भी यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। फिर चलो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देकर इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में याद रखिएगा इसको स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है। कहाँ पर स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि अगेन यहाँ पर भी हम लोग हाई प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाई प्रोटेक्शन मतलब इसकी कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकता, शिकार करेगा तो उस पर पेनल्टीज वगैरह हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर कर रखा है, यानी इसका जो ट्रेड वगैरह है वो भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते, उसमें भी ढेर सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। ये है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको यहाँ पर मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको आज के इस सेशन से मिली होगी। ये आपके सामने यहाँ पर आज का थंबनेल वाला आर्टिकल जो बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया, और जो हमारे पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कंपाइल करके पढ़ लिए। जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब टर्म्स वगैरह हैं वो सब मैं रेगुलर डिस्कस कर रहा हूँ। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिल पाते, तो क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।